अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास लैब नंबर 12 एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्स एक हमारे पास सॉर्ट ऑफ एडवांस टॉपिक है अगर हम इस कोर्स की बात करें तो। लेकिन अब जैसे से अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे बढ़ते जाएं, हाई लेवल लैंग्वेजेस में जाते जाएं, तो यूँ समझ लें कि स्ट्रक्चर तो बिल्कुल वहाँ पे फंडामेंटल्स यानी इट्स लाइक एन ABC। तो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज में काफ़ी आगे चल के आता है क्योंकि सी इज़ एन ओल्ड लैंग्वेज, या यूँ कहना चाहिए कि सी एम्बेडेड लैंग्वेज है। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर का जो है टॉपिक कह लें या यूसेज जो है काफ़ी एंड में आता है और बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी नहीं करते। ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आज हम लैब में भी देखेंगे कि क्या-क्या फ़ायदे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, एक फ़ीचर है प्रोग्रामिंग का, और प्रोग्रामिंग का फ़ीचर जो होता है वो हमारी आसानी के लिए ही होता है। ठीक है, हो सकता है एट द बिगिनिंग समझने में थोड़ी मुश्किल होती है कुछ टॉपिक्स को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे टोटली जो है बायपास कर दें, छोड़ दें कि यार मुझे समझ में नहीं आया तो बेकार है। ऐसा नहीं है। पहली दफ़ा समझ में नहीं आया, दोबारा कोशिश करें, फिर दोबारा कोशिश करें, लेकिन जब आपको उसकी ग्रैस्प हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है ना, तो फिर आप उससे जो प्रोग्रामिंग करते हैं, वो बहुत एफ़िशिएंट होती है। ठीक है? तो इस लैब में चूँकि मैंने बताया कि स्ट्रक्चर इज़ फ़ीचर, लेकिन आजकल जो लैंग्वेजेज़ हैं, उसमें तो समझ लें बिल्कुल फंडामेंटल ही स्ट्रक्चर ही है। तो स्ट्रक्चर से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू होती हैं, या यूँ कहें स्ट्रक्चर से भी एक स्टेप थोड़ा-सा और आगे होता है। लेकिन स्ट्रक्चर ही उसकी बेस है जिसकी बेस पे आजकल जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसे समझ लें इनिशिएट जो हुआ था वो स्ट्रक्चर से ही हुआ था। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम थोड़ा-सा स्ट्रक्चर्स को उस एंगल से समझने की कोशिश करें कि आगे चल के अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ना चाहूँ, सीखना चाहूँ, तो मुझे मुश्किल ना हो, यानी मुझे से मुराद है आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी डिक्लेरेशन, एक्सेसिंग, एरे के साथ मिक्स करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो थोड़ी-सी थ्योरी पढ़ लेते हैं क्योंकि थ्योरी में हमने ये टॉपिक अभी कवर नहीं किया है। स्ट्रक्चर क्या है? सी स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन। ठीक है, ये भी एक कलेक्शन है, लेकिन इसमें ख़ास बात क्या है? ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स होता है। इससे पहले जो हमने कलेक्शन पढ़ा था वो एरे था, और एरे की रिस्ट्रिक्शन क्या थी या लिमिटेशन क्या थी? वो कलेक्शन था सिमिलर डेटा टाइप का। यानी एरे की ऊपर जो आप डेटा टाइप लिखते थे डिक्लेरेशन के, उसके सारे एलिमेंट की डेटा टाइप सेम होती है। जबकि स्ट्रक्चर भी कलेक्शन है, लेकिन इसमें आप अलग-अलग डेटा टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं कोई आपको एनालॉजी देना चाहूँ, तो इट्स मोर लाइक योर बैकपैक। आप यूनिवर्सिटी एक बैग लेकर आते हैं, ठीक है? अब वो बैग क्यों लेकर आते हैं? अब सवाल ये है कि उस बैग में आप क्या-क्या रख सकते हैं? उस बैग में अगर बात की जाए, आप कॉपीज़, बुक्स रख रहे हैं, ठीक है। चले माना कॉपीज़, बुक्स सेम डेटा टाइप को बिलॉन्ग करती हैं। लेकिन आप उसमें हो सकता है कोई लैपटॉप भी रख के ला रहा हो, उसमें कोई हो सकता है अपने कोई रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हो, उसमें हो सकता है वाटर बॉटल लेकर आ रहे हो, उसमें हो सकता है आप रख के लंच बॉक्स लेकर आ रहे हो। तो आपने ये देखा कि बैग एक कलेक्शन है, और उसमें ये सब चीज़ें आ सकती हैं, और इन सब की डेटा टाइप डिफरेंट है। ये डेटा टाइप डिफरेंट से मुराद ये लंच बॉक्स इज़ नॉट सेम एज़ वाटर बॉटल, इज़ नॉट सेम एज़ योर बुक और जर्नल, इज़ नॉट सेम एज़ योर कार प्रोजेक्ट। समझ रहे हैं बात? तो इस वक़्त जो आपको बेहतरीन एग्ज़ाम्पल मैं समझाने के लिए दे सकता हूँ, वो यही है कि आप अपने स्कूल बैग को देखें, उसमें आप कलेक्टिवली बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, ठीक? और वो सबकी डेटा टाइप भी डिफरेंट होती है। तो स्ट्रक्चर की बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल जो हो सकती है, वो है आपका बैकपैक, स्कूल बैग जिसे कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी का बैग। तो वो है आपके पास कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप व्हिच आर ग्रुप्ड टुगेदर, एंड ईच एलिमेंट इज़ अ सी, इन अ सी इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो भी होता है उसे स्ट्रक्चर मेंबर या इन शॉर्ट मेंबर कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि वो उस स्ट्रक्चर को बिलॉन्ग कर रहे हैं। इफ यू वांट टू एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर इन सी, स्ट्रक्चर वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर्ड, ठीक है? वही वाली बात है, स्ट्रक्चर को भी डिक्लेयर करेंगे, और स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो गया तो उसके अंदर जो भी आपने मेंबर डिक्लेयर किए हैं वो सब डिक्लेयर हो जाते हैं।
Many structure variable can be declared for same structure and memory will be allocated for each separately. अच्छा, इस पे बाद में आते हैं कि इससे क्या मुराद है कि मैनी मतलब ये है कि आप मल्टीपल कॉपीज भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास भी बैग हो सकता है, आपके दोस्त के पास भी बैग हो सकता है, आपके बहन भाइयों के पास भी बैग हो सकता है। तो अलग अलग कॉपीज हो सकती हैं और यहाँ पे ये बात कही जा रही है जितनी कॉपीज होंगी उतनी अलग अलग मेमोरी लेंगे। एंड इट मेक्स सेंस कि जितनी ज़्यादा मैं कॉपीज क्रिएट करूँगा उतने ज़्यादा स्पेस तो वो लेगा, तो इट मीन्स वो मेमोरी भी लेगा। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या है हमें? इसको थोड़ा-सा मैं अपनी वही एग्ज़ाम्पल से हाइलाइट कर देता हूँ कि अगर मेरे पास बैकपैक ना हो और मुझे ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं यूनिवर्सिटी लेके जानी हो, तो कैसे लेके जाऊँगा मैं? बैग को हटा दें, अगर बैग की लेयर को निकाल दें, तो आप एक हाथ में अपने बुक दबाए और दूसरे हाथ में आपने लैपटॉप पकड़ा हुआ है, किसी तरीके से वाटर बॉटल, कैसे करेंगे मैनेज? कर पाएँगे मैनेज ये सब चीज़ें अगर आपको लेके जानी हो यूनिवर्सिटी और आपके पास बैग नहीं है? अगर आप बैग को हटा दें तो आप बताएँ कि ये चीज़ें लेके जाना आपके लिए आसान होगा या मुश्किल होगा? चलें ये बता दें। बैग के बगैर ये सब सामान जो मैंने नाम लिया या आप यूनिवर्सिटी लेके जाना चाहते हैं, विल इट बी ईज़ियर फॉर यू और डिफिकल्ट विदाउट योर बैग? इसका आंसर चाहिए मुझे, ठीक है? आंसर इज़ ऑब्वियस, डिफिकल्ट होगा, ठीक है? तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे अप्लाई होता है। कि बाज़ औक़ात आपका डेटा रिलेटेड होता है। रिलेटेड का मतलब बैग में आप वही डेटा रखते हैं जो रिलेटेड आपको यूनिवर्सिटी लेके जाना है, तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी, आपने रिलेटेड डेटा को एक बैग में या कंटेनर में रखा और ले गए। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस भी बिल्कुल वैसे ही है कि रिलेटेड डेटा को मैं स्ट्रक्चर के अंदर रख लूँगा तो उनको मेंटेन करना, मैनेज करना आसान होगा और अगर वो डिस्पर्स होंगे, स्ट्रक्चर से बाहर होंगे तो उसे मैनेज करना, एक्सेस करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा ड्यू टू दीज़ ऑब्वियस रीज़न कि जब वो रिलेटेड हैं तो वो एक साथ क्यों नहीं है? एक साथ होंगे तो जब भी मुझे एक्सेस करना होगा मैं एक ही जगह जाके एक्सेस करूँगा। ऐसा ही है ना, मुझे पता है वाटर बॉटल चाहिए बैग खोलूँगा, मुझे पता है मुझे से आईसीपी के नोट्स चाहिए मैं बैग खोलूँगा, मुझे लैपटॉप चाहिए मैं बैग खोलूँगा। लेकिन अगर बैग में नहीं है तो फिर मैं उन्हें कहाँ ढूँढूँगा? मैं कभी लेफ्ट कभी राइट कहीं पे भी ढूँढता रहूँगा लेकिन मेरे लिए मैनेज करना उसे मुश्किल होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज़ हियर कि स्ट्रक्चर में अगर मैं अपना रिलेटेड फिर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बार-बार रिलेटेड डेटा को बेहतर है कि एक साथ ही रखा जाए जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप है या वो ऐसा हो सकता है कि वो एक ही एक बंदे की इन्फॉर्मेशन हो या एक ही चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, तो उनको इट्स बेटर कि एक जगह रखा जाए और वो क्या है, उस शेल के अंदर या कंटेनर के अंदर जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है? तो ये हो गई बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है? अब आ जाते हैं सिंटैक्स की तरफ, तो सिंटैक्स में बड़ा सिंपल सा सिंटैक्स एक कीवर्ड यूज़ होता है स्ट्रक्ट जो मुझे लिखना ही लिखना है। उसके बाद मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम दे सकता हूँ, लेकिन वही नेमिंग रूल्स के तहत जो सी ने अलाउ किए थे, हमें 4 रूल्स हम शुरू से पढ़ते आए। वेरिएबल नेमिंग के लिए भी वही यूज़ होते हैं, फंक्शन नेमिंग के लिए भी वही यूज़ होंगे, स्ट्रक्चर नेमिंग के लिए भी वही यूज़ मैं कोई सा भी नाम दे सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं ये ब्रेसेस जो ये बताते हैं यहाँ से बिगिनिंग हो रही है स्ट्रक्चर की और ये एंडिंग यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर एंड हो गया है। और इसके अंदर आ जाते हैं मेंबर्स। मेंबर का मतलब ये है कि मेंबर की कोई ना कोई डेटा टाइप होगी और फिर मेंबर का कोई भी नेम होगा। कितने भी मेंबर हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल आगे आती है तो उससे बताता हूँ तो ज़्यादा बेहतर बात समझ में आ जाएगी। ठीक, तो एग्ज़ाम्पल क्या है? ये देख लेते हैं कि पर्सन नाम का एरे क्रिएट किया हुआ है। पर्सन नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। पर्सन नाम का स्ट्रक्चर में क्या-क्या हो सकता है? अगर मैं बात करूँ कि मुझे ना एक पर्सन या एक स्टूडेंट की से नाम लिख पता करना था तो मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। फिर मुझे पता करना था वो किस शहर में रहता है तो सिटी नंबर मैंने क्रिएट किया। फिर मैंने उसकी सैलरी पता की। मैं इसे सर्वे कर रहा हूँ, मुझे 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए हर बंदे के लिए। अब मसला ये है कि अगर मैं ये नेम 1, नेम 2, नेम 3, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, सैलरी 1, सैलरी 2, सैलरी 3 करूँगा और मेरे पास पर्सन से हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड में है, तो मेरे लिए ये जो है मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट मेक्स सेंस ना कि मैंने एक पर्सन का नाम जिस पेज पे लिखा हो, उसी पेज पे मैं उसका सिटी नंबर लिखूँ, उसी पेज पे उसकी सैलरी लिखूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले मैंने सारे नेम एक पेज पे लिख लिए, फिर दूसरे पेज पे मैं सिटी नंबर लिख रहा हूँ, फिर सैलरी लिख रहा हूँ, ये करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा।
इट्स बेटर कि मैंने जहाँ %1 लिखा है वहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ ही लिखूँ। हम किसी का सर्वे करते हैं, हम ऐसे ही कहते हैं ना भई आप अपना नाम बताएँ, कॉन्टैक्ट नंबर दें, या कोई सर्वे कहीं हमारा कोई कर लेता है, वो इस एक ही पर्सन के नाम के साथ डिटेल्स लिखता है। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही चाहूँगा कि सब कुछ एक ही जगह हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह आ जाए, और एक ही जगह में मैंने क्या-क्या कर दिया, उसका नाम भी रख लिया, उसका सिटी नंबर भी रख लिया, उसकी सैलरी भी। तीनों की डेटा टाइप अगर आप ध्यान दें तो अलग-अलग हैं। कैरेक्टर टाइप का नेम है जो कि एक एरे है, 50 मैक्सिमम उसमें कैरेक्टर आ सकते हैं। इंटीजर टाइप का सिटी नंबर है, नंबर कोड्स यूज़ हो सकते हैं, और फ्लोट उसकी सैलरी है जो कि डेसिमल में भी आ सकती है। और इसको मैंने जो नेम दिया अपनी मर्ज़ी से वो दे दिया पर्सन, ठीक है? कोई भी नाम दे सकता हूँ। यहाँ पे स्ट्रक इस कीवर्ड, पर्सन उसका नेम, ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ, ब्रैकेट पे एंड हुआ, एंड दैट्स इट। तो अब मेरे पास एक पर्सन नाम का स्ट्रक्चर मौजूद है। अब पर्सन से रिलेटेड 3 इन्फॉर्मेशन जब भी मुझे स्टोर करनी होगी तो मैं पर्सन बनाता जाऊँगा, यानी पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। मैं नेम 1, नेम 2, नेम 3 नहीं करूँगा, बल्कि पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 एंड पर्सन 4। तो इट्स लाइक अगर मैं आपको थोड़ा-सा ड्रॉ करके बताना चाहूँ तो ये ऐसे है कि एक मेरे पास से मेमोरी बनाता हूँ ना मैं हमेशा, मेमोरी के अंदर ये आ गया, और मेमोरी के अंदर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ इसे। ये ऐसे 3 सेल कर देता हूँ। तो अब ऐसा है कि हर बॉक्स के अंदर एक सब बॉक्स मौजूद है, ठीक है? इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि डिस्टिंग्विश कर सकें। इसके अंदर डिफरेंट कलर है, ठीक है? और इसके अंदर देखा जाए तो मेरे पास 3 अलग-अलग चीज़ें हैं। 3 सब बॉक्सेस हैं, यानी इसके अंदर क्या मौजूद है, नेम भी मौजूद है, ठीक है? सिर्फ़ लॉजिकल मॉडल बता रहा हूँ, एक्चुअल साइज़ पे मत जाइएगा, और इसके अंदर सिटी नंबर भी मौजूद है, और इसके अंदर सैलरी भी मौजूद है। तो ये 3 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई। सिमिलरली अगर मैंने एक और कहीं क्रिएट किया, वो भी मेमोरी में से इसका नाम मैं ले लेता हूँ, इसका नाम हो गया मेरे पास, अच्छा चलिए पहले एक और क्रिएट कर लेता हूँ ताकि फिर इसमें इसमें मेरे पास एक और आ गया, हो सकता है एक और हो, वो इधर आ गया, ठीक है? और फिर इसके अंदर भी यही होगा कि मेरे पास 3 फ़ील्ड्स होंगी। हर मर्तबा जब भी मैं पर्सन क्रिएट करूँगा तो उसके अंदर 3 फ़ील्ड्स होंगी, नेम के लिए, उसके सिटी नंबर के लिए, और उसकी सैलरी के लिए। तो इट मीन्स हुआ ये कि ये जो मैंने बॉक्स क्रिएट किया, ये हो सकता है पर्सन का एक वेरिएबल हो, PER1, ये दूसरा हो PER2 या P2, कोई भी नाम दे सकता हूँ मैं इसे। लेकिन मुझे ये पता है कि जब भी मैं पर्सन नाम का वेरिएबल यानी जब क्रिएट करूँगा तो उसकी मुझे 3 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। एक उसका नेम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? नेम आ जाएगा इस जगह पे, और इधर उसका सिटी आ जाएगा, और इधर उसकी सैलरी आ जाएगी। सिमिलरली जब मैं पर्सन 2 बनाऊँगा तो उसके लिए भी यहाँ पे नेम होगा उसका, फिर उसका दूसरी वाली फ़ील्ड सिटी के लिए होगी, और उसकी तीसरी फ़ील्ड सैलरी के लिए आ जाएगी। तो डज़न्ट मैटर मैं कितनी परसेंट की कॉपीज़ बनाता हूँ, यानी कितने परसेंट से सर्वे करता हूँ, लेकिन हर पर्सन से मैं 3 सवाल पूछूँगा, नाम क्या है, क्या सिटी है, क्या सैलरी है, क्या नाम क्या है, क्या सिटी है, क्या सैलरी। तो अब ये आप देखें कि पर्सन खुद एक आउटर कंटेनर है, और उसके अंदर 3 चीज़ें आ सकती हैं। नाम आ सकता है, सिटी आ सकता है, सैलरी आ सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बैग की एग्ज़ाम्पल दी थी कि बैग एक आउटर शेल है, उसके अंदर 3 चीज़ें से आ सकती हैं। वाटर बॉटल आ सकती है, आपके नोट्स आ सकते हैं, आपका लंच बॉक्स आ सकता है, या 4 भी कर लें, आप अपना प्रोजेक्ट भी रख लें। कितने भी हो सकते हैं, मैंने इस एग्ज़ाम्पल में 3 सिंपल रखे हुए, तीनों अलग-अलग टाइप के। तो एक्चुअली ये होने लगा है। अब अगर इस तरीके से होने लगा है तो एक कॉमन सेंस का सवाल है आपसे। आपसे सवाल ये है कि कोई मुझे बताएगा कि ज़ाहिर-सी बात है हर वेरिएबल का साइज़ होता है इस मेमोरी में। तो ये जो ब्लू बॉक्स मैंने बड़ा-सा बनाया है, इसका मेमोरी में कोई साइज़ गेस कर सकता है क्या होगा? जी क्लास कोई गेस कर सकता है साइज़? चलें हिंट दे देता हूँ। कैरेक्टर डेटा टाइप 50 कैरेक्टर, तो इसका साइज़ आ गया मेरे पास, कितना आ गया इसका साइज़ मेरे पास? इसका साइज़ मेरे पास आ गया 50।
इंटीजर डेटा टाइप 32 बिट प्लेटफॉर्म, इसका साइज आ गया मेरे पास 4 बाइट्स। फ्लोट प्लेटफॉर्म 32, साइज आ गया मेरे पास 4। तो अगर मैं पर्सन का साइज बताना चाहूँगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि मैं इन सबका क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। तो अगर आप पर्सन का साइज कोई पूछे भाई क्या आएगा, तो सीधी सीधी बात है वो क्या आ जाएगा, इन सबका सम यानी कि 58। तो आप इसको सम आसानी से करके बता सकते हैं कि इसका साइज आएगा 58। तो जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर मेमोरी में कितनी मेमोरी बाइट्स ले रहा होगा, ये वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो 58, यानी ये एड्रेस अगर 000 है से 000 कुछ भी एड्रेस रख सकते हैं, तो अगला वाला जो आएगा अगर वो कंसेक्यूटिव है, एरे है, तो अगला वाला 00, अच्छा मैं डेसिमल में एड्रेस लिख रहा हूँ, हेक्स में नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 58 लिख लेता हूँ। यानी हर मरतबा 58 का डिफरेंस आएगा और ये वाला एड्रेस 57 होगा लास्ट वाला। ठीक है, तो इससे मुराद ये है कि साइज सबका सम हो जाता है। इट्स लाइक कि आप बैग में जितनी चीजें डालते जाएंगे उनका वेट ऐड होता जाएगा बैग के वेट में। ऐसे ही है ना, आपने कॉपी डाली उसका वेट भी ऐड हुआ, आपने लंच बॉक्स डाला उसका वेट भी ऐड हुआ, आपने वाटर बॉटल डाली उसका वेट भी ऐड हुआ, तो इवेंचुअली किसका वेट बढ़ रहा है, आपके बैग का वेट बढ़ रहा है। और बैग का वेट किसके प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है, जितना आप उसमें सामान डालते जा रहे हैं उसके लिहाज से उसका वेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है कि वेट जो है आपका बैग में जितना भी डेटा मौजूद है उसके लिहाज से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में वेट तो कुछ नहीं होता, हमारे पास तो साइज है, तो साइज जितना भी आप उसमें डेटा टाइप डालते जा रहे हैं उसके लिहाज से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रक्चर की डेक्लेरेशन, यानी स्ट्रक्चर को आप बनाते कैसे। अब आपने बना तो लिया है, यूज कैसे करेंगे। तो यूज करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग में पर्सन का कीवर्ड लिखता हूँ, ठीक है, और पर्सन की जितनी भी कॉपीज बना लेता हूँ। पर्सन 1 उसकी एक कॉपी हो गई, पर्सन 2 उसकी दूसरी कॉपी हो गई, और पर्सन 3 कॉपी है जिसको मैंने 20 एलिमेंट यानी इसको एरे भी बना लिया है। तो इट मीन्स पर्सन इज लाइक अ डेटा टाइप, ये मेरी बनाई हुई डेटा टाइप है जिसके अंदर मैं जितनी मर्जी चाहूँ कॉपीज बना सकता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट होते थे, बिल्कुल वैसे ही अब एक पर्सन नाम की चीज भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अब मैं इसको बिल्कुल वैसे ही यूज कर सकता हूँ जैसे इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट को यूज कर सकता था। तो पर्सन अब मेरे पास एक बनी बनाई डेटा टाइप हो गई जो मैंने बनाई, बनी बनाई नहीं हुई, एक्चुअली मैंने बनाई है। तो बस ये लिखना है और इसके आगे जो भी, और ये कीवर्ड मजबूरी है सी की कि हर मर्तबा जब भी आप डेटा टाइप अपनी लिखते हैं तो उससे पहले आपको स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखना पड़ता है। लेकिन ये फिर कह रहा हूँ सिर्फ मजबूरी है सी लैंग्वेज की, आगे लैंग्वेजेस में ये कीवर्ड मजबूरी नहीं, आपको हर मर्तबा नहीं लिखना पड़ता। तो सी लैंग्वेज में हमारी मजबूरी है कि हर मर्तबा हम जब उसे यूज करते हैं तो स्ट्रक्ट का कीवर्ड भी लिखना पड़ता है और अपनी बनाई हुई डेटा टाइप भी लिखनी पड़ती है और उसके बाद उसकी कॉपीज। ठीक, तो इस तरीके से मैं इसे यूज कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा बेटर पिक्चर आपको तब मिलेगी जब हम एग्जाम्पल पे आएंगे। तो मैं यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ बाद में, लेकिन ये ग्लोबल हो जाएंगे। ठीक है, ये ग्लोबल स्कोप में चले जाएंगे, वो जो अभी ऊपर मेन फंक्शन में करके आते हैं वो मेन फंक्शन में, तो वो लोकल स्कोप में रहेंगे। तो लोकली के अंदर ज़्यादा रिकमेंडेड है, ग्लोबल कहीं अगर हमारी स्पेशल नीड्स होती हैं तो हम करते हैं, वरना मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि ग्लोबल सिक्योर नहीं। एक्सेस कैसे करें मेंबर्स को, तो एरे में तो आपको याद होगा कि मैं इंडेक्स की बेस पे एक्सेस कर लेता था, लेकिन स्ट्रक्चर में मैं इंडेक्स की बेस पे नहीं कर सकता क्योंकि एरे के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स के साइजेस डिफरेंट डिफरेंट है, तो प्लस प्लस करके मैं कहाँ जाऊँगा। तो इसमें एक नया तरीका यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं डॉट नोटेशन। ठीक है, हम सिंपली लिखते हैं अपने स्ट्रक्चर का नाम, यानी मैं कहूँगा बैग में जाओ, और बैग में जाके मैं कहता हूँ किस चीज़ को निकाल लो, से बुक को निकालो, तो बुक निकाले, बैग में जाओ और बैग में जाके डॉट वाटर बॉटल को निकालो, बैग में जाओ डॉट लंच बॉक्स को पिक कर लो। तो डॉट के आगे मैं उसकी सब फील्ड का नाम लिख देता हूँ, यानी मेन तो है मेरे पास जो भी नेम है, उसके अंदर उसकी जो सब फील्ड का नेम है डॉट लगा के मैं वो लिख देता हूँ, तो मैं उसे एक्सेस कर लेता हूँ। तो ये भी एक इफेक्टिव तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है। तो डॉट नोटेशन के थ्रू मैं किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे %2 डॉट सैलरी करूंगा तो %2 की सैलरी मिल जाएगी, %2 डॉट नेम करूंगा तो %2 का नेम मिल जाएगा, %1 डॉट सिटी करूंगा तो %1 का सिटी मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये काम कर सकता हूँ। अच्छा, स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव लिखी हुई है यहाँ पे, मैं देखता हूँ कि टाइम बचाने के लिए अगर मेरे पास पहले से एग्जाम्पल लिखी हुई तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, क्योंकि
मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है एंड पर है और मेरी तरफ जो है लोड शेडिंग आवर्स हैं, तो बैकअप ना हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। तो टाइम बचाने के लिए ये किया जाएगा कि अगर ये एग्जांपल मेरे पास है तो मैं देख लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे दोबारा से रन कर लेंगे। तो इस एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर स्ट्रक्चर में मेरे पास मौजूद हो स्ट्रक्चर्स कौन सी एग्जांपल है देख लेते हैं। ये हमारे पास नहीं, ये वाली एग्जांपल नहीं है। ये वाली एग्जांपल अगर मुझे मिल जाती है तो अच्छी बात है। और कहीं स्ट्रक्चर की कोई एग्जांपल है यहाँ? स्ट्रक्चर की एग्जांपल लेक्चर्स में शायद वो लेक्चर में नहीं है, लैब में तो मेरा ख्याल है यही एग्जांपल है जो भी हम कर रहे हैं। लेट मी पॉज द वीडियो, मैं इतने इसको ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। ओके, क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। ये एग्जांपल मुझे मिल गई है और इस एग्जांपल को हम रन कर लेते हैं। सिर्फ हमारे पास कुछ टाइम बच जाएगा टाइपिंग ओवरहेड, तो मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, मैं कोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ। तो कोड में क्या है, वही stdio और string.h मैंने यूज़ किया क्योंकि मुझे स्ट्रिंग से डील करना है। एग्जाम्पल क्या है कि मैंने एक बुक से रिलेटेड डेटा को मैनेज करना है। किसके लिए ये प्रोग्राम? एक लाइब्रेरी के लिए है। लाइब्रेरी में हर बुक से रिलेटेड उन्हें 4 फील्ड्स डेटा रखनी है। यानी जब भी वो बुक कोई नई लाते हैं तो उसका टाइटल रखते हैं, ठीक है, एक ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ फिर वो उसका ऑथर का नेम रखते हैं। दूसरी चीज़ आ गई, ज़ाहिर सी बात है ऑथर का नेम और टाइटल दोनों स्ट्रिंग होंगे तो ये कैरेक्टर एरेज हैं। और प्लस उसके सब्जेक्ट में भी कुछ लिखना है तो सब्जेक्ट भी एक स्ट्रिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि स्ट्रिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डेटा टाइप है। और आप इसको इन एक्शन देख रहे हैं कि सब्जेक्ट भी स्ट्रिंग है, ऑथर का नेम भी स्ट्रिंग है, टाइटल भी स्ट्रिंग है। और फिर फर्दर मेरी बुक की आईडी आ गई जो कि एक नंबर है। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन मुझे लाइब्रेरी में मैनेज करनी है हर बुक से रिलेटेड। तो मैंने कहा अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अलग अलग मैनेज करूँ, बेहतर है कि मैं एक बुक नाम का स्ट्रक्चर बनाऊँ। तो मैंने यहाँ पे एक बुक नाम का स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक कीवर्ड यूज़ किया। बुक मेरी मर्जी का नाम है, मैं कोई भी नाम दे सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे बुक नाम दिया। और मैंने उसके अंदर 4 फील्ड डिक्लेयर कर दी, कैरेक्टर टाइटल, कैरेक्टर ऑथर, कैरेक्टर एरे का सब्जेक्ट और फाइनली बुक आईडी। अब आप लोगों से ऐसी एक क्विक क्वेश्चन है, ज़रा बुक्स का जो स्ट्रक्चर है उसका साइज़ बता दें मुझे चैट बॉक्स में, ठीक है। तब तक मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और जिसको इसका आंसर आता है वो बता दें, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया तो मेन फंक्शन में आ गया हूँ। मेन फंक्शन में आके मैंने 2 बुक्स की कॉपीज क्रिएट करी। स्ट्रक बुक मैंने बताया था मजबूरी है मेरे स्ट्रक का कीवर्ड लिखना है। एक मैंने बुक 1 क्रिएट कर लिया और स्ट्रक बुक 2 बुक्स का बुक 2 क्रिएट कर लिया। मैं इसको एक लाइन में भी लिख सकता था कॉमा लगा के, बुक 1 कॉमा बुक 2, 2 लाइन में भी लिख सकता हूँ, दोनों सही हैं। यानी मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से हटा सकता हूँ, यहाँ ना लिखूँ मैं इसे, या कमेंट कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे कॉमा करके मैं इसे बुक 2 भी लिख सकता हूँ, बुक 2, दोनों सही, ठीक है। और ये प्रोग्राम दोनों सूरतों में काम करेगा, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि मेन फंक्शन पे जा सकें। जी क्लास में वेट कर रहा हूँ आप लोगों का कि आप मुझे इसका साइज़ बताएंगे बुक्स का। अब मैंने सिंपल सा काम क्या किया, इन दोनों बुक्स को डेटा असाइन किया, यूजर से इनपुट नहीं लिया बल्कि मैनुअली लिया। अब ध्यान रहे डेटा टाइप मेरी बुक के टाइटल की, ऑथर की और सब्जेक्ट की क्या है, इन सब की डेटा टाइप क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के लिए मैं एज इट इज कंटेंट असाइन नहीं कर सकता, मुझे यूज करना पड़ता है कॉपी का फंक्शन। तो स्ट्रिंग लाइब्रेरी से मैंने स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन लिया और फिर इसको वैल्यूज असाइन कर दी। क्या वैल्यूज असाइन कर दी, पहली चीज है सी प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग वाली चीज किसको असाइन हो जाएगी, बुक 1 डॉट टाइटल, यानी बुक 1 के टाइटल को। देखिए मैंने बुक 1 लिखा और उसके आगे टाइटल वाली फील्ड लिख दी। इसी तरह नोहा अली नेम लिखा मैंने ऑथर का,
और बुक वन डॉट ऑथर को असाइन कर दिया। देखिए डॉट लगा के मैं उसकी सब फील्ड का नाम लिख रहा हूँ। इसी तरह सी प्रोग्रामिंग लिखा और डॉट सब्जेक्ट को असाइन कर दिया। आईडी के लिए मैंने इक्वल्स टू यूज किया क्योंकि आईडी मेरा स्ट्रिंग नहीं है ना एरे है बल्कि एक सिंपल इंटीजर है, तो इसके लिए मैं इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली मैंने बुक टू के लिए भी यही काम किया। बुक टू में बुक टू डॉट डॉट टाइटल मैंने भी ये टाइटल टेलीकॉम बिलिंग यूज किया और बुक टू डॉट ऑथर में मैंने ज़ारा अली जो ऑथर का नाम है वो स्टोर किया। बुक टू के सब्जेक्ट में मैंने टेलीकॉम बिलिंग ट्यूटोरियल कवर्ड यूज कर दिया। इसकी भी आईडी की बात करें तो आईडी मैंने इक्वल्स टू करके असाइन की क्योंकि ना ये एरे है ना ये स्ट्रिंग है, ये एक इंटीजर फील्ड है तो मैं इक्वल्स टू से असाइन कर सकता हूँ। लेकिन ऊपर जब मैं असाइन कर रहा था तो मुझे कॉपी करके असाइन करना पड़ा। इस पर हम पिछली लैब्स में भी पिछले टॉपिक्स में काफ़ी इंफेसाइज कर चुका हूँ कि आपको जब मोर देन वन एलिमेंट से डील कर रहे हो तो इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग के लिए आप स्ट्रिंग कॉपी यूज करेंगे और एरे के लिए आपको प्रॉपर लूप लगानी पड़ेगी। तो ये मैंने इसमें असाइन कर दिए। अब काम क्या है मेरा कि मैं इन्हें प्रिंट करा के देख लूँ तो प्रिंट के ये कॉपी हुए भी हैं या नहीं। तो सिंपली मैंने हर मरतबा प्रिंट एफ लिखा और बता दिया बुक वन का टाइटल जो है भाई %s ये है। क्या है बुक वन का टाइटल? बुक वन डॉट टाइटल। तो बुक वन की टाइटल फील्ड में जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली मैं कह रहा हूँ बुक वन के ऑथर में क्या है, जो भी बुक वन की ऑथर फील्ड में होगा वो आ जाएगा। बुक वन की सब्जेक्ट फील्ड में जो आएगा वो आ जाएगा। जो जो मैंने ऊपर एंटर किए वही यहाँ पे दोबारा से डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली मैं बुक टू को भी प्रिंट करा लूँगा और बुक टू भी प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद मेरे प्रोग्राम में मेरा ख्याल है कुछ नहीं है। तो इसको रन करके देख लेते हैं जल्दी से कि क्या रिजल्ट आता है। तो इस लैब में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकता हूँ और ये आपके काम आएगा आपके CEP कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी। तो मैं इसे रन करके देख लेता हूँ। ये मैंने किया इसको F9, कोई इसमें एरर नहीं है कंपाइलेशन, तो इसका मतलब इट इज सेफ कि मैं इसे रन कर सकूं। तो मैंने इसको F10 किया तो आप देखें कि इसमें वही चीज़ें लिखी आ गई जो मैंने इसको हार्ड कोड की थी। ठीक है, यूजर से इनपुट कोई भी नहीं था। तो बुक वन का टाइटल आप देख सकते हैं सी प्रोग्रामिंग, बुक वन का ऑथर नोहा अली, बुक वन का सब्जेक्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल और आईडी भी वही आ गई जो मैंने यहाँ पे इनपुट की थी। ये आप कंपेयर कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग नोहा अली, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल और वही आईडी। बुक टू को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, टेलीकॉम बिलिंग ज़ारा अली, टेलीकॉम बिलिंग ट्यूटोरियल और आईडी भी 649570। तो इस एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं बताया गया, बस ये बताया गया है कि आप किस तरीके से स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से स्ट्रक्चर का कीवर्ड हटा दूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं लिखता आया हूँ नॉर्मल वेरिएबल। यानी इसके ऊपर अगर मैं ये लाइन लिख दूँ आप शायद को रिलेट कर सकें कि मैं लिखता था ना INT वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। तो ये देखिए बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क क्या है, ये बिल्ट इन डेटा टाइप थी, ये डेटा टाइप मैंने खुद बनाई है। ठीक है, और ये डेटा टाइप के आगे मैं क्या लिखता था, उससे रिलेटेड उसके वेरिएबल्स। तो इधर भी मैं क्या लिख रहा हूँ, बुक्स मेरी बनाई हुई डेटा टाइप है और उसके आगे मैं लिख रहा हूँ उसके वेरिएबल्स, यानी उसकी कॉपीज क्रिएट हो रही हैं जिन सब के अंदर जाहिर सी बात है वैल्यू 1 को इंटीजर लिखता था तो ये बताता था कि इसमें भाई होल नंबर स्टोर होंगे, कोई और चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि इंट मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो जब मैं बुक वन लिखता हूँ तो ये मुझे बताता है कि ये बुक वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेगी। और बुक वाला स्ट्रक्चर क्या कहता है कि इसके अंदर भाई करेक्टर नाम का टाइटल आएगा, इसमें ऑथर आएगा वो भी करेक्टर टाइप का होगा, सब्जेक्ट आएगा वो भी करेक्टर टाइप का होगा और आईडी आएगी वो इंटीजर टाइप की होगी। तो मुझे वो सब बातों का ध्यान रखना है जो ये कॉन्ट्रैक्ट में ये मुझे दे रहा है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये मेरी बनाई हुई डेटा टाइप और सी लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी मजबूरी क्या है कि मुझे यहाँ पे स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखना पड़ता है, बस ये फ़र्क है। ठीक है, ये बताने के लिए सी कंपाइलर को कि भाई ये मेरी बनाई हुई डेटा टाइप है और उसको इस तरीके से ट्रीट करो, कुछ एरर जनरेट नहीं करना। तो इट इज सेम एज दिस, मैं यही काम कर रहा हूँ, प्रिंसिपल बैकग्राउंड में यही है। ठीक, तो ये एक्सरसाइज हमने रन करके देखी और ये देखा कि एरे को एक्सेस कैसे एरे कह रहा हूँ सॉरी स्ट्रक्चर को एक्सेस कैसे किया जा सकता है यूजिंग डॉट नोटेशन। तो इसका आउटपुट यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिखा हुआ था और हमने चला के भी देखा सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें फर्दर क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट। इस एग्जांपल को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ और वो मॉडिफाई कैसे कर सकता हूँ कि मुझे बार बार देखें, अगर यहाँ देखा जाए तो ये लॉजिक और ये लॉजिक रिपीटेटिव है।
ये लॉजिक और ये लॉजिक बिल्कुल रिपीटेटिव है, मुझे प्रिंट करना है सेम, पहले बुक 1 के लिए प्रिंट कराना है, फिर बुक 2 के लिए कराना है। तो मैं चाहूँ तो इसका फंक्शन बना सकता हूँ, फंक्शन बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ फंक्शन? अभी आपके सामने ही बना देता हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ ताकि मुझे डिक्लेयर ना करना पड़े और फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड और प्रिंट बुक नाम दे देता हूँ इसको और इसके अंदर जो डेटा आएगा ज़ाहिर सी बात है उसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्ट, मेरी मजबूरी मुझे लिखना है और इसकी डेटा टाइप है बुक्स और इसको नाम मैं कुछ भी दे। ओके क्लास, तो रिज्यूम कर लेते हैं। मेरी तरफ से कुछ इंटरप्शन आ गई थी, तो उससे पहले हम बात कर रहे थे कि इस फंक्शन में कुछ लॉजिक जो है वो रिपीटेटिव है, जैसे कि ये लाइंस, ये बुक 1 के लिए भी सेम वही प्रिंटिंग का काम कर रही हैं और बुक 2 के लिए भी सेम वही काम कर रही हैं। तो जब भी मेरे पास कुछ रिपीटेटिव लॉजिक आती है तो मैं क्या करता हूँ कि उस लॉजिक को कॉमन प्लेस पर ले जाता हूँ और इट्स बेटर कि मैं उसे फंक्शन में कन्वर्ट कर दूँ और मुझे बार बार ना लिखना पड़े। अब ये तो 2 बुक्स के लिए 3 बुक हों 4 बुक हों तो मैं मुझे सेम लॉजिक रिपीट करनी पड़ेगी। सिर्फ़ इन दोनों लॉजिक्स में चेक किया जाए तो सिर्फ़ ये फ़र्क है कि इधर 111 लिखा हुआ है और इधर 222 लिखा हुआ है। बाकी एग्ज़ैक्टली सेम है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस लॉजिक को मैं फ़ंक्शन में कन्वर्ट कर लूँ और फ़ंक्शन को डेफ़िनेटली मुझे सिर्फ़ पास करना पड़े बुक 1 या बुक 2। अब मुझे चूँकि फ़ंक्शन को बुक 1 या बुक 2 पास करना है तो फ़ंक्शन में रिटर्न तो मैंने बता दिया था कुछ नहीं कर रहा, फ़ंक्शन का नाम मैंने प्रिंट बुक दे दिया और फ़ंक्शन का इनपुट ज़ाहिर-सी बात है बुक की जो टाइप है बुक 1 की और बुक 2 की टाइप है struct स्ट्रक्ट बुक, ये तो टाइप हो गई। स्ट्रक्ट बुक मेरी बुक्स मेरी टाइप हो गई। इसके बाद मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं चाहे इसे बुक नाम दे दूँ, चाहे मुझे एक्स-वाई-ज़ेड कोई सा भी नाम दे सकता हूँ। तो चलें मैं आपको बात समझाने के लिए इसको नाम दे देता हूँ बी, जस्ट बी, ठीक है? ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो अगर मैं बार-बार बुक का वर्ड यूज़ करूँ, मैंने जस्ट इसको नाम दे दिया बी। अब डज़न्ट मैटर मैं बुक 1 पास करूँ या इसे बुक 2 पास करूँ, वो आके किस में उसकी वैल्यू कॉपी हो जाएगी बी में। तो मैं इसको बी के नाम से एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं टाइम बचाता हूँ, मैं इस पूरी लॉजिक को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है? यहाँ से कर लिया मैंने कॉपी और इधर ले आके कर दिया मैंने इसको पेस्ट, ठीक है? मुझे सिर्फ़ ये 4 लाइन बार-बार एग्ज़ीक्यूट करनी है लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे बुक 1 मौजूद नहीं है, मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है बी। तो हर जगह मैं बुक 1 को रिप्लेस कर देता हूँ बी से। तो ये हो जाएगी रिप्लेस, हर जगह पे मैं इधर लिख देता हूँ बी, इधर भी कर देता हूँ स्मॉल बी। कोई मीनिंगफुल नाम रखा जाए तो वो बेहतर है, मैंने फ़िलहाल बी रख दिया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मुझे एग्ज़ीक्यूट करना है दोबारा से, तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। ये हो गए कमेंट और मुझे बुक 1 के लिए और बुक 2 के लिए फ़ंक्शन कॉल करना है। तो फ़ंक्शन का नाम है प्रिंट बुक और प्रिंट बुक और इसको मुझे पास करना है, एक मर्तबा मैं इसे पास कर देता हूँ बुक 1, स्मॉल में है बुक 1 और फिर देखते हैं क्या प्रिंट होता है और सिमिलरली मैं दोबारा से कॉल कर देता हूँ प्रिंट बुक और इसे पास कर देता हूँ बुक 2, ठीक है। तो एक मर्तबा जब मैं बुक 1 पास कर रहा हूँ और पास बाय वैल्यू हो रहा है, कहीं पे भी मैं पॉइंटर्स या एड्रेस यूज़ नहीं कर रहा, तो बुक 1 की कॉपी जाएगी और कॉपी जाके किस में असाइन हो जाएगी? इस बी में असाइन हो जाएगी। और फिर जब मैं बी के लिहाज से प्रिंट करूँगा तो बुक 1 का नेम, ऑथर टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट ये चीज़ें प्रिंट होंगी। और सेम गोज़ फॉर जब मैं बुक 2 के लिए करूँगा तो बुक 2 के लिए होगी। इन सिंपल वर्ड जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो मेरा आउटपुट वही आना चाहिए। तो मैं ये कह सकूँगा कि मैंने कॉमन लॉजिक या रिपिटेटिव लॉजिक को एक फ़ंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये प्रोग्राम मैंने रन किया और आप देख सकते हैं इसका आउटपुट एग्ज़ैक्टली सेम वही आ रहा है जो प्रीवियसली आ रहा था हमारे पास। कंपेयर भी कर सकते हैं हम कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोहा अली, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल वही आईडी है, फिर बुक। अच्छा, अब यहाँ पे मसला क्या है कि हर मर्तबा लिखा आ रहा है बुक 1, बुक 1, बुक 1। तो ये अच्छी बात तो नहीं है, बुक 1 नहीं लिखा आना चाहिए। तो यहाँ क्या किया जा सकता है? तो यहाँ से बेहतर ये है कि मैं फ़िलहाल 1 को हटा देता हूँ। और अगर मुझे वाक़ई बहुत ज़्यादा नंबर की ज़रूरत हो तो मैं वहाँ से एक नंबर भी पास कर सकता हूँ
और फिर उसकी बेस पे फिर मैं नंबर भी यहाँ पे डिस्प्ले करा सकता हूँ %d करते हुए, लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, तो दैट्स इट। ये इस तरीके से इसका प्रिंट होकर आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन बना हुआ भी है आपके स्लैब मैनुअल में, इस फंक्शन के नीचे ही ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे सब जगह से इन्होंने 111 हटा दिए, सिर्फ बुक लिख दिया। लेकिन अगर आपको वो है कि आप नंबर भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आप स्ट्रक्चर के बाद कॉमा लगा के नंबर भी पास करा सकते हैं और उस नंबर को यहाँ पे %d करा सकते हैं, और फिर जब आप उसे कॉल करेंगे तो आप वो नंबर पास कर दें, बुक 1 के लिए 1 और बुक 2 के लिए 2। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने करके देख लिया एज इट इज़, इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो हमने यहाँ पे इस एक्सरसाइज से एक नई चीज़ ये सीखी कि मैं किसी स्ट्रक्चर को अगर फंक्शन को पास करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। तो इसका आंसर है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं किसी नॉर्मल वेरिएबल को पास करता हूँ, क्योंकि ये तो देखें मेरी डेटा टाइप का पार्ट है, स्ट्रक्ट मुझे लिखना ही लिखना है। ठीक है, और उसके बाद ये मेरे उसका वेरिएबल का नेम आ गया। तो कोई फ़र्क नहीं है, स्ट्रक्चर को पास करने में बिल्कुल वैसे ही पास करते हैं जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल है। बस देखने वाली बात ये है कि स्ट्रक्चर एक कंपाउंडेड वेरिएबल है। इसके अंदर मल्टीपल फ़ील्ड्स, सब फ़ील्ड्स हो सकती हैं, जैसे कि टाइटल, जैसे कि ऑथर, जैसे कि सब्जेक्ट एंड जैसे कि बुक आईडी इन दिस केस। ठीक है? तो आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल सब फ़ील्ड्स हो सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल बैग, यूनिवर्सिटी बैग, बैकपैक के अंदर भी मल्टीपल आपके पास फ़ील्ड्स हो सकती हैं। आप उसमें लैपटॉप भी रख सकते हैं, उसमें आप बुक भी रख सकते हैं, उसमें लंच बॉक्स भी रख सकते हैं, उसमें अपना कोई प्रोजेक्ट भी रख सकते हैं, उसमें वाटर बॉटल भी रख सकते हैं। ठीक है? तो बिल्कुल वैसे ही सब फ़ील्ड्स एग्ज़िस्ट करती हैं स्ट्रक्चर के अंदर भी। बस ये फ़र्क है कि आप उसको एक्सेस करते वक़्त उसकी सब फ़ील्ड को एक्सेस करते हैं वाया डॉट नोटेशन। डॉट लगाते हैं, सब फ़ील्ड का नाम डॉट लगाते हैं और सब फ़ील्ड का नाम। तो पहले मुझे आंसर कर दीजिए, यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, क्लियर है? तो फिर मैं लास्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ चलता हूँ। ठीक है? तो फ़ंक्शन से भी हमने देख लिया इसको करके। लास्ट एग्ज़ाम्पल क्या है हमारे पास, हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर बना के देखना है, क्योंकि एरे में नॉर्मल डेटा टाइप का बना सकता हूँ, तो मुझे अब ये देखना है कि मैं स्ट्रक्चर का भी बना सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि मेरी बनाई हुई डेटा टाइप का एरे बन सकता हो तो क्या ही बात है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर मैं एरे के फीचर या फैसिलिटी जितने भी एडवांटेज हैं वो सब यूज़ कर सकता हूँ अपनी डेटा टाइप के साथ ही। इंटीजर के साथ भी कर पाता हूँ, मैं फ्लोट के साथ भी कर पाता हूँ, कैरेक्टर के, लेकिन क्या मैं अपनी बनाई हुई डेटा टाइप के साथ कर सकता हूँ या नहीं, ये देखना है। तो ये कैसे देखना है, इस एग्जाम्पल से देखते हैं। आप उससे पहले ये बताएँ मुझे कि अभी तक ये जो एग्ज़ाम्पल हमने किया फ़ंक्शन वाली, और इससे पहले इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? जी क्लास, थोड़े से अलर्ट होना पड़ेगा आपको, जल्दी से फीडबैक दे दें क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी, तो हमें जी उससे पहले कंक्लूड करना है। चलिए, मैं खामोशी को फिर वही कहूँगा, येस कंसिडर करता हूँ। अच्छा, इसी एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल मेरे पास है तो नहीं, लेकिन इसकी एक पार्शियल एग्ज़ाम्पल मेरे पास मौजूद है। मैं पहले इसको रन कर देता हूँ और फिर इसके बाद इसको मॉडिफ़ाई कर लेंगे। ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल में अगर देखा जाए तो मैंने एक स्टूडेंट टाइप का जो है स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है, सिंपली मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एस। ठीक है, यहाँ पे ही लिख लिया एस, और मैं हर बता यूज़र से क्या कह रहा हूँ कि एस में नेम एंटर करें, एस में रोल नंबर एंटर करें, एस में मार्क एंटर करें, ये सब चीज़ें मैं यूज़र से ले रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं जैसे इसे सिंपली डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो पहले इस प्रोग्राम का आउटपुट देख लेते हैं ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए ये क्या करता है। तो एंटर नेम, मैंने कहा था, अच्छा, ये इशू, अब ये इशू क्या चीज़ है, आपने देखा हालांकि स्कैनएफ के स्टेटमेंट लगे हुए थे, लेकिन इसने मुझसे बाकी इनपुट नहीं पूछे, और ये इशू आप लोग भी फेस कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको एक हिंट भी दी है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में, कि जब भी आपको ये इशू आए तो जिस जगह पे ये इशू आ रहा है उसके बाद आपने एक लाइन लिखनी है, एफ फ्लश और एस टी डी आई एन आई टी, यही है। ठीक है, अब ये रन कर लिख के देखते हैं कि क्या होता है।
अब मैं इस प्रोग्राम को रीरन करता हूँ, एंटर नेम। अब आपने देखा कि ये इशू नहीं आया, मेरा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली बाकी स्कैनएफ के स्टेटमेंट को स्किप करके आगे निकल गया था। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, एफ फ्लश stdin लिख दिया जहां से ये स्किप हो रहा था। ठीक है, ये इश्यूज आप भी फेस कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक्सप्लिसिटली आप बफर को जो है स्कैनएफ वगैरह फंक्शन में समझ लें, कोई कहते हैं कि लॉजिकल इशू है, कभी कभी ये रेज हो जाता है, तो इसको क्लियर करने के लिए एक्सप्लिसिट बफर को क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो ये एफ फ्लश वाली कमांड बफर को क्लियर कर देती है। तो ये रोल नंबर पे आ गए बात। अब रोल नंबर मैंने लिया, ठीक है 105, मार्क्स बोल दिए मैंने, बोल दिया 1234। तो इसने वही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी, लेकिन आपने देखा इसने आतिफ के बाद आने वाला शहबाज जो है स्किप कर दिया, खा गया। क्यों खा गया? इसका रीज़न ऑब्वियस है, क्योंकि मैंने नेम को इनपुट करने के लिए स्कैनएफ यूज़ किया था और स्कैनएफ में स्पेस आ जाने की वजह से उसने सिर्फ आतिफ को रीड किया, शहबाज को नहीं किया। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे गेट्स यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसमें मुझे एक्चुअली एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसको मैं पेस्ट करता हूँ इधर, सेव करता हूँ। सेव हम अपने एग्जांपल्स में ही कर लेते हैं, और ये है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब मुझे एरे बनाना है तो मुझे कुछ चेंजेस करनी होंगी। चेंजेस क्या है? ठीक है, मैं पहले तो काम करता हूँ, ये ग्लोबल हटा देता हूँ यहाँ से। मेन फंक्शन में आके एरे डिक्लेयर करना है मुझे स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्ट मेरा कीवर्ड। ठीक है, स्ट्रक्ट मेरा कीवर्ड, और स्टूडेंट मेरी डेटा टाइप का नाम, और मैं स्टूडेंट टाइप के मल्टीपल कहना चाहिए कि क्रिएट करना चाह रहा हूँ इंस्टेंसेस, कितने भी कर सकता हूँ। उससे मैंने यहाँ पे रख लिए, यहाँ पे कितने हैं, n रखें, 10 ही रखेंगे। अच्छा, स्टूडेंट तो मेरी डेटा टाइप का नाम हो गया, और मेरे स्ट्रक्चर का नाम है, मेरी वेरिएबल का नाम है s, और इसमें मैंने दे दिए सिर्फ 10। दैट्स इट। ध्यान रहे, ये हिस्सा जो है मेरी डेटा टाइप का है, s मेरे वेरिएबल का नेम है, और s एक एरे है जिसमें कि 10 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो अब मुझे यूज़र से जब इनपुट लेना होगा, यानी ये वाली लाइंस, ये जो लिखी थी मैंने, अच्छा पहली चीज़ तो हम ये सही कर लेते हैं कि इसे कर लेते हैं गेट्स। ठीक है, इसको मैंने कर लिया गेट्स, तो अब ये इशू नहीं आएगा। चूंकि स्टूडेंट का जो नेम वाली फील्ड है वो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है गेट्स। और स्टूडेंट की जो रोल नंबर वाली फील्ड है वो इंटीजर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है %d। स्टूडेंट की मार्क्स वाली फील्ड जो कि फ्लोट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है %f। लेकिन अब ध्यान रहे, यही काम मुझे अलग अलग 10 स्टूडेंट्स के लिए करना है। तो एरे जब भी आता है तो आपको पता है मैं क्या यूज़ करता हूँ, लूप। तो मैंने यहाँ पे लगा ली फॉर लूप, और फॉर लूप में वही बात, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, मैं 10 भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं 10 पे नहीं जाऊँगा क्योंकि वरना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैं इसको कर लेता हूँ फिलहाल 3। ठीक है, समझाने के लिए बात कि 3 स्टूडेंट का डेटा हम इनपुट कर लेंगे i प्लस प्लस, और फिर उसके बाद क्या चीज़ है जो मुझे लूप के अंदर रखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा जो इनपुट स्टेटमेंट है वो मेरा लूप के अंदर आएगा। ठीक है, मैंने पूरे के पूरे इनपुट स्टेटमेंट जिसमें मैंने तीनों फील्ड्स बार बार इनपुट लिए हैं वो लूप के अंदर आएगा। और ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ इसे। इंडेंट करने से ये होगा कि मुझे पता रहेगा क्या क्या लूप के अंदर है, और ये फ्लश की कमांड भी लूप के अंदर है। तो एज इट इज़ मैंने इसको इधर ही जाने, लेकिन ध्यान रहे मेरा एस क्या है, एरे है। तो यहाँ पे हर जगह पे एस से पहले को मुझे बनाना पड़ेगा एरे, और इसके अंदर क्या वेरिएबल लिखना पड़ेगा, आई। यहाँ पर भी जब मैं आऊँगा तो मुझे एस बनाना पड़ेगा, एस चूंकि अब एरे है तो यहाँ पे करना पड़ेगा आई, और यहाँ पे भी एस है तो एस को मुझे करना पड़ेगा आई। तो अब एक एस एरे है, पहली मरतबा इटरेशन चलेगी तो एरे के पहला एलिमेंट, यानी अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बना के बताई थी कि जिसमें मैंने एक मेमोरी मैप बनाया था, और उस मेमोरी के अंदर मैंने बीच में एक स्ट्रक्चर प्लेस किया था और उसके अंदर सब फील्ड थी। अब ये वो वाली सिचुएशन है कि एरे तो है लेकिन उसके अंदर अब एक वैल्यू नहीं बल्कि मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, सब वैल्यूज। तो थ्योरी में इस पर ज़्यादा बात करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे अभी कोडिंग में देख लेते हैं। ये हो गया इनपुट की बात।
ठीक है, इनपुट कर लिया मैंने। अब सिमिलरली मुझे आउटपुट भी यही करना है, तो आउटपुट करने के लिए भी मुझे फिर से एक लूप चाहिए। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3 ही रख लेता हूँ इधर, और i प्लस प्लस, एंड दैट्स इट। इसको भी मैंने कर दिया लूप के। तो इसी प्रोग्राम को जो कि सिंगल के लिए था, मैंने एरे में कन्वर्ट किया सिंपली, और कुछ भी नहीं किया। तो एरे में कन्वर्ट किया है तो हर जगह पे s क्या हो जाएगा, एरे हो जाएगा, i आ जाएगा इसके साथ। इस जगह पे भी एरे हो जाएगा, इसके अंदर भी i आ जाएगा, और इस जगह भी एरे हो जाएगा तो इसके अंदर। यानी अब एरे के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, एरे के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं सब में क्या है, जी क्लास। एरे के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं सब में क्या है, 3 फील्ड्स हैं। और इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको अच्छे तरीके से लिखना हो तो इधर लिख देता हूँ %s, और न्यू लाइन भी इधर ही कर देता हूँ, और %s की जगह मैं यहाँ डिस्प्ले करा देता हूँ ये वाली लाइन एज इट इज़। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मैं प्रेफर कर रहा हूँ printf यूज़ करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, क्योंकि मुझे और भी कुछ साथ में प्रिंट कराना होता है, तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो ये इस वाली लूप में सिर्फ ये 3 लाइन है जो कि प्रिंट करेंगी। ठीक है, और ये रिटर्न स्टेटमेंट, इसको मैं इंडेंट कर देता हूँ थोड़ा सा आगे, ताकि पता रहे लूप का पार्ट है। क्लीन कोड जो होता है वो बहुत सारी आपकी मिस्टेक्स वैसे ही बता देता है। तो मैंने इसको सिर्फ एरे में कन्वर्ट कर दिया, वही प्रोग्राम है, मैंने उसको सिर्फ एरे में कन्वर्ट कर दिया। मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, मैंने इसमें 3 रखा। और पहले 0th इंडेक्स के लिए होगा नेम, पहले वाले स्टूडेंट्स के लिए नेम पूछेगा, रोल नंबर पूछेगा, मार्क्स पूछेगा। फिर दोबारा लूप चलेगी, दूसरे स्टूडेंट की वैल्यू हो जाएगी आई की वैल्यू 1, तो दूसरे स्टूडेंट के लिए नेम पूछेगा, आईडी रोल नंबर पूछेगा, मार्क्स पूछेगा। फिर आई की वैल्यू चेंज होकर 2 हो जाएगी, फिर वो तीसरे स्टूडेंट के लिए नेम पूछेगा, रोल नंबर पूछेगा, मार्क्स पूछेगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3। लूप टर्मिनेट, डिस्प्ले पे आएगा, और डिस्प्ले पे आके फिर सब इन्फॉर्मेशन एक एक करके डिस्प्ले करा देगा। कंपाइल किया, आई की वैल्यू मैंने इनिशियल डिक्लेयर नहीं करी तो INT लिख दिया। फिर दोबारा रिकम्पाइल किया, कोई इश्यूज नहीं है, एंड रन। तो अब आपने फॉलो करना है, एंटर इन्फॉर्मेशन, एंटर नेम, मैंने अपना नाम दे दिया, रोल नंबर मैंने अपना रोल नंबर दे दिया, मार्क्स मैंने कोई भी मार्क्स दे दिया। अच्छा, एंटर नेम, एंटर रोल नंबर, फिर यहाँ पे देखें फिर वो इशू आया, एंटर नेम वाली चीज़ ये मिस कर गया, क्योंकि एंटर नेम के बाद इसने यहाँ पे इशू किया। तो इस इशू से बचने का तरीका क्या है, इशू कहाँ आया है कि 1 2 3 4 के बाद इसने ये प्रॉब्लम की है, तो ये एफ फ्लश वाला स्टेटमेंट मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे एंड में भी लगा दिया। ठीक है, और मेरे ख्याल से यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें इस मरतबा, क्योंकि मैंने इसमें गेट्स यूज़ किया था। चेक कर लेते हैं रन करके, और F10, एंटर नेम, वन 2 3 4। ठीक है, अब सही है। और दूसरा नेम में कोई भी रख लेता हूँ, रमशा रख लिया नाम, रोल नंबर कुछ भी रख लेता हूँ, मार्क्स में कुछ भी रख लेता हूँ, तीसरा नेम अजहर रख लेता हूँ, अजहर अली कर देता हूँ, मुझे पूरा नाम से याद नहीं है। मार्क्स में 9, रोल नंबर 999 कर लेता हूँ, मार्क्स में 1000 कर लेता हूँ। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स का डेटा मैंने यहाँ एंटर किया, और अब आपको पता है क्या होगा। इसके बाद जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये सारा का सारा डेटा मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन में देखिए बिल्कुल एज इट इज सही आ रही है। आतिश शहबाज 105। अच्छा, मार्क्स फ्लोटिंग में रखे हुए थे तो 1 2 3 4 के बाद 0.0 आ गया, 1 2 3 1 2 4 5 के बाद भी 0 आ गया। फ्लोटिंग की वजह से सब में 0 0 0 ऐड में ऐड। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, यहीं पे चैट में मैं शेयर कर देता हूँ। आप लोग इसको मज़ीद रन करके देख लीजिएगा, चेंजेस करके देख लीजिएगा। ये मैं प्रोवाइड इसलिए कर रहा हूँ कि टाइम की शॉर्टेज है, मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा सकता। तो ये प्रोग्राम फाइल मैं आप लोगों से भी चैट में शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी हैं ये चले मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँगा, स्ट्रेंथ कम है तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एरे के साथ भी हमने करके देख लिया ऐसे। टाइम ऑलमोस्ट एंड है तो मैं आगे आ जाता हूँ।
आप कितनी भी स्ट्रेंथ के लिए कर सकते हैं, देख लें, सेम एज इट इज़ यही प्रोग्राम मैंने करके बताया आपको, और आउटपुट भी इसका एक्सपेक्टेड आ जाएगा। जितने स्टूडेंट्स के लिए आप एंटर करेंगे उतने ही स्टूडेंट्स के लिए डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम का सोर्स कोड मैं इसका शेयर कर दूंगा, आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। टास्क जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लैब टास्क क्या है? राइट अ प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रक्चर दैट टेक्स टू डिस्टेंसेस इन इंचेस। अच्छा, आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें आपने दो फील्ड्स रखनी, इंचेस और फीट, और दो आपने वेरिएबल क्रिएट करने हैं, यानी दो डिस्टेंसेस के, और दो डिस्टेंसेस को जब आपस में ऐड करेंगे तो इंचेस में इंचेस ऐड होगा, फीट में फीट ऐड हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जब 12 फीट बनते हैं तो 13 फीट कभी भी नहीं लिखा जाता, 12 फीट भी कभी नहीं लिखा जाता। तो वो आपने उस वक्त ध्यान रखना है कि अगर 11 से ज़्यादा आपके फीट आ रहे हैं तो आपने वो एडजस्ट करने इंचेस, सॉरी, 11 से ज़्यादा जब इंचेस आ रही हैं तो वो फीट बन जाता है। ठीक है, तो 12 इंचेस हो, 13 14 हो, तो आपने ये एडजस्टमेंट करनी फीट में, यानी इंचेस को राउंड वापस जीरो की तरफ ले आना है और फीट्स में एक इंक्रीमेंट कर देना है। तो 12 इंचेस मेक अ फुट। तो आपने वो वाली बस जहन में रखते हुए ये काम करना है, दो डिस्टेंसेस बनाने और दोनों को आपस में ऐड करना है, और ऐड करने के बाद अगर आपकी इंचेस 12 से ज़्यादा हो जाती हैं तो आपको फीट में इंक्रीमेंट करना, और फीट तो फीट है, वो आप ऐड ही करेंगे। दूसरा प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रक्चर विच टेक्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एज स्ट्रक्चर एंड ऐड देम। जिस तरह ऊपर डिस्टेंस की बात की है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, यानी उसमें एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, और आपको सिंपली उसे करना है ऐड। रियल में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान से ही। मेक प्रोग्रामर डिफाइन फंक्शन फॉर एडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर विच रिटर्न्स टू द मेन फंक्शन। अच्छा, ये वाला ट्रिकी पार्ट है कि आपने फंक्शन बना के करना है, यानी फंक्शन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेगा तो फंक्शन रिटर्न भी कॉम्प्लेक्स नंबर को करेगा, फिर मेन फंक्शन डिस्प्ले करेगा। तो इसमें ट्रिकी पार्ट क्या है? फंक्शन से स्ट्रक्चर को रिटर्न कराना। ठीक है, थ्योरी में इसमें हम बात करेंगे, लेकिन हो सकता है पहले आए बाद में, लेकिन मैंने आपको बता दी इसमें फंक्शन बना के करना है, बाकी इसमें लॉजिकली कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। रही बात होम टास्क की, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन साथ साथ जैसे कि मैंने कहा था कि मैं थोड़ी रिलीफ दूंगा, तो रिलीफ ये है कि होम टास्क फॉर दिस पर्टिकुलर लैब, ठीक है, क्योंकि मैं आपको दो एक साथ करा दिए, तो दिस पर्टिकुलर लैब आपके होम टास्क सॉर्ट ऑफ मैं ऑप्शनल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ग्रेडिंग जो है लैब टास्क भी करूँगा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप इसमें पूछ सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर लैब के होम टास्क ओनली, फिर कह रहा हूँ होम टास्क ओनली ऑप्शनल हैं। ठीक है, होम टास्क ऑप्शनल कर दिए मैंने, यानी इनका मैं मार्क्स कंसिडर नहीं करूँगा, लेकिन मोर यू आर मोर वेलकम टू सबमिट। तो ये मेरी तरफ से रिलीफ है दिस लैब में। सिर्फ टाइम शॉर्टेज की वजह से बर्डन है आप लोग, तो इसके लैब टास्क करने हैं, होम टास्क मैंने ऑप्शनल कर दी। ठीक है, तो आप लोगों की नेक्स्ट क्लास शुरू हो रही है, तो लैब में कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।